आईसीएस हरदोई की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा और जीएस में पर्यावरण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, सीटेट हो, टेट हो या कोई भी राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हो, हर जगह पे पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। पर्यावरण पर्यावरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज क्या है, मानव जो है वो प्रौद्योगिकी हो चुका है और इस मानव ने इतना ज़्यादा औद्योगिक विकास किया है और विकास के क्रम में कहीं ना कहीं इसने पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इतना कि हम सुनने में आता है कि कहीं ओजोन परत में छेद हो गया या विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, बहुत सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए विश्व स्तर पर बहुत सारे वार्तालाप हुए और वार्तालापों को ध्यान में रखकर पर्यावरण विषय को हर एक कक्षा में लाया गया और शुरुआती कक्षाओं में ही इसके ज्ञान को देने की कोशिश की गई। उसी क्रम में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यावरण को पूछा जाता है। तो पर्यावरण बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हम आज इसको पढ़ते हैं। पर्यावरण, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण का मतलब होता है कि परि का मतलब चारों ओर, परि का मतलब चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। चारों ओर क्या? एक आवरण। चारों ओर क्या? एक आवरण है जो क्या है, घेरे हुए है। किसको घेरे हुए है? संपूर्ण जीव जंतु, हम आप और जितने भी जीव जंतु इस सृष्टि में पाए जाते हैं, एक आवरण है जो उसे घेरे हुए है, वही क्या है? पर्यावरण। तो अगर संक्षेप में हम इसको कहें तो क्या है? वह आवरण जो जीव जंतुओं को चारों ओर से घेरे हुए है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं। वह जो जीव जंतुओं को चारों ओर से घेरे हुए है, पर्यावरण कहलाता है। जीव जंतु, जैसे हम और आप क्या हैं? जीव हैं। ये जो जीव हैं, इनको चारों ओर से कौन घेरे हुए हैं? पर्यावरण। पर्यावरण इनको चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसमें आता क्या है? वायु। हम लोगों को कौन घेरे हुए हैं? वायु घेरे हुए हैं। तो इसी से बन गया वायुमंडल। दूसरा क्या है? हम लोग घिरे हुए हैं, स्थल से घिरे हुए हैं, तो बन गया स्थल मंडल। तीसरा क्या है? हम लोग जो घिरे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं, ये क्या हो गया आपका? जैव मंडल। और जल जो है, क्या है? जल है। हम लोग जल से भी घिरे हुए हैं, तो क्या हो गया? जल मंडल। तो हम लोग अध्ययन किसका करते हैं पर्यावरण में? जल मंडल का, वायुमंडल का, जैव मंडल का और स्थल मंडल का। इन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें? पर्यावरण में। अब अगर इसके प्रकार की बात की जाए तो अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है। एक हो गया आपका अजैविक, जिसको भी अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोगों ने तीन भागों में बांट लिया है। एक तो स्थल हो गया, एक क्या हो गया? जल हो गया,
और तीसरा क्या हो गया, वायु हो गया। हम लोग इनको बोलते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। आप इनको बोल सकते हैं स्थलीय पर्यावरण, जलीय पर्यावरण या वायुमंडलीय पर्यावरण। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। किनको, अजैविक जो है पर्यावरण का जो प्रकार क्या है, पहला अजैविक, उसको किस में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा क्या है, जैविक। जैविक, अब जैविक को कितने भागों में बांटा गया है, पहला क्या है, जीव जंतु, पहला है आपका जीव जंतु व वनस्पति, व वनस्पति। अजैविक में क्या आता है, स्थल मंडल, जितनी भी स्थल की चीजें हैं वो सारी क्या आती हैं, अजैविक में आती हैं। मिट्टी है, पर्वत है, पठार है, वो किस में आते हैं, स्थल में आते हैं। जबकि जल में क्या आता है, जैसे कि हिमनद, सागर, नदियाँ, झीलें, वो सब किस में आते हैं, जल में आते हैं। यानी जल का जितना भी भाग है, जिसमें भी जल पाया जाता है, वो क्या आता है, जल मंडल में आता है, जलीय पर्यावरण में आता है। वायुमंडलीय पर्यावरण में क्या आता है, वायुमंडलीय परतें। आप पढ़े होंगे कि 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये वायुमंडलीय परतें किस में आती हैं, वायुमंडलीय पर्यावरण में आती हैं। अब इसके घटक हैं, अगर बात की जाए इसके घटक की, तो इसके घटक हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि घटक कौन कौन है पर्यावरण के, और ऑप्शन दे दिया जाता है। तो मुख्यतः इसके 3 घटक हैं। कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। 3 घटक हैं। कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। अब उन 3 घटकों में अगर हम देखें तो बहुत ही आसान भाषा में इसको कहते हैं अजैविक, जैसा आपने प्रकार में पढ़ा, अजैविक घटक। दूसरा जैविक घटक, जैविक घटक। और तीसरा क्या है, ऊर्जा का घटक। क्या, ऊर्जा का घटक, ऊर्जा का घटक। तो हम इसको रिकॉल करेंगे कि पर्यावरण क्या है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। यानी चारों ओर से जो ढका हुआ है वही क्या है, पर्यावरण है। वह जो जीव जंतुओं को चारों ओर से घेरे हुए वही क्या है, पर्यावरण कहलाता है। अब अगर हम बात करें तो जीव जो हैं वो क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं सारे। अब पर्यावरण जो है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, तो अगर हम देखें तो एक क्या हो गया, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल। अध्ययन की दृष्टि से इसके प्रकारों को हमने 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। अजैविक, अजैविक में 3 आते हैं, अजैविक में 3 आते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल में किन की बात होती है, जैसे कि पर्वत, पठार, जितने भी मैदानी भाग हैं वो सभी किस में आते हैं, स्थल मंडल में आते हैं। जबकि जल मंडल में क्या आते हैं, जितने भी हिमनद हैं, जितने भी हिमनद हैं, सागर, महासागर और जितने भी नदियां तुम्हारी हैं, झीलें हैं, वो सब किस में आ जाती हैं, जल मंडल यानी जलीय पर्यावरण में आती हैं। वायुमंडल में जितनी भी परतें हैं वायुमंडल की वो सारी आ जाती हैं। और जैविक पर्यावरण की अगर बात की जाए तो उसमें क्या आते हैं, जीव जंतु व वनस्पतियां आती हैं। क्या आती हैं, जीव जंतु व वनस्पतियां आती हैं। कुछ घटक पूछ लिए जाते हैं कि पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो 3 घटक हैं, अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा के घटक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद ले लिया होगा। पर्यावरण जो है वो मानव से संबंधित है, क्योंकि हम भी क्या है, पर्यावरण के ही एक भाग हैं। तो पर्यावरण जो है वो हम लोगों से संबंधित है, इसलिए आवश्यकता है कि हम इसके बारे में अधिक से अधिक पढ़ें, जानें। पर्यावरण, पर्यावरण का मानवीय संबंध, मानवीय संबंध, संबंध कैसा है। जब मानव का उद्भव हुआ, मानव का उद्भव अरबों वर्ष पहले हुआ, तो जब मानव का उद्भव हुआ
तब क्या था, मानव एक कप की बात था। हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 6, 7, 5 में पढ़ते हैं कि मानव क्या था, एक कप की बात, पहला एक जीव था जो कप की बात यहाँ पे पृथ्वी पर आया। तो जब ये कवि एक कप की भांत था, यानी क्या था, एक बंदर की भांत था, तो ये क्या कर रहा था, ये पर्यावरण पर विशेष प्रभाव नहीं डाल रहा था। क्या नहीं कर रहा था, पर्यावरण पर विशेष प्रभाव नहीं डाल रहा था। तो जब मानव का जन्म हुआ तो जो पर्यावरण पे तक क्या था, विशेष प्रभाव नहीं डाल रहा था, तो काम कर रहा था एक कारक के रूप में, कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल रहा था, जन्म लेता था और मर जाता था, जन्म लेता था और मर जाता था। इसी क्रम में क्या था, जब जन्म लिया, वृद्धि, जन्म लिया, फिर उसकी बड़ा हुआ, और फिर क्या हुआ, पोषण के लिए उसने बहुत सारी चीजें जो भी पर्यावरण में मौजूद थी वो खाया, और उसके बाद में क्या हुआ, मृत्यु हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, मृत्यु हो गया, मतलब जन्म लिया और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, जैसे कि बाकी जीव जंतु बड़े होते हैं। और जब बड़ा हुआ उसके बाद में बहुत सारी जो चीजें उसको मिली पर्यावरण में, उनको खाया और मर गया। तो एक कारक के रूप में ये था, मतलब बस जन्म लिया और भगवान को प्यारा हो गया, विशेष कोई प्रभाव नहीं डाल रहा था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि धीरे धीरे क्या हुआ, मानव का विकास हुआ। जब मानव का विकास हुआ, जब क्या हुआ, मानव का विकास हुआ, तो वो क्या करने लगा, पशुपालन करने लगा। क्या करने लगा, पशुपालन करने लगा। अब क्या है, वो पशुओं को पाल रहा है। क्या कर रहा है, पशुओं को पाल रहा है। तो जब पालेगा पशुओं को तो आवश्यकता पड़ेगी कि उनको चराए जाकर, तो क्या है, उनका क्या करेगा, पशुचारण करेगा। क्या करेगा, पशुचारण। अब क्या था, इस मानव को क्या बोलते हैं, इस मानव को ये थोड़ा सा रूपांतरण करने लगा। पशुओं को पाल रहा है और उनका चारण कर रहा है, मतलब उनको चरा रहा है, थोड़ा सा रूपांतरण करने लगा। यानी पहले पशु क्या थे, पशु स्वतंत्र थे, उनका मिल गया तो खा लिया, नहीं मिल गया तो नहीं खा लिया। अब क्या है, पशुओं को पाल रहा है, यानी क्या है, थोड़ा सा पशु जो पर्यावरणीय घटक हैं उनमें क्या कर रहा है, कुछ परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। पशुओं को पाल रहा है और पशुचारण कर रहा है। कहीं भी अगर वनस्पति है तो उसको उसने चरा लिया, तो क्या कर रहा है, अब थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, रूपांतरण कर रहा है। इस मानव को एक रूपांतरीय मानव बोलते हैं। अब ये क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कर रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं, बदलाव नहीं, इसको बोलते हैं थोड़ा रूपांतरण कर रहा है। मतलब जो चीजें पर्यावरण में व्याप्त हैं उन्हीं का क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। फिर क्या है, फिर मानव थोड़ा और विकसित हुआ, कृषि करने लगा। मतलब क्या है, अब चीजों को खुद उगाने लगा, कृषि करने लगा। जब मानव कृषि करने लगा तो अब क्या है, ये बदलाव कर रहा है। क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। तो ये वाला जो मानव है वो क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। बदलाव क्या कर रहा है, कृषि कर रहा है, तो खुद वनस्पतियों को उगा रहा है, उनको खा रहा है। अब ये क्या है, अभी जब ये पशुपालन कर रहा था तो पशुओं को पाल रहा था और कोई वनस्पति का स्वयं उत्पादन नहीं करता था, स्वयं उनको नहीं लगाता था, स्वयं उनका कुछ भी नहीं करता था। वो वनस्पतियों को ज्यों का त्यों ले लेता था और खा लेता था। लेकिन जब वो कृषि करने लगा तो बहुत सारी चीज़ों को वो खुद उगाने लगा। यानी क्या किया, अब बदलाव करने लगा, चीज़ों को क्या करने लगा, बदलाव करने लगा। फिर और थोड़ा सा मानव विकसित हुआ और ये मानव क्या कहलाया, प्रौद्योगिकी मानव। ये मानव बड़ा खतरनाक है, इसको विनाशक मानव बोलते हैं। विनाशक, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मानव विनाशक मानव के रूप में जाना जाता है, तो ये कौन सा है, प्रौद्योगिकी मानव। यह है विनाशक मानव। हुआ क्या, 1860 में औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति हो गई, कहाँ हुई, इंग्लैंड में। कहाँ हुई, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई 1860 में। इससे पहले जो CO2 जो कि बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जानी जाती है, ये कितनी थी, 0.090%। इसको ppm बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन।
पार्ट पर मिलियन। इस क्रांति के बाद, जब ये क्रांति हुई 1860 में, और इस क्रांति के बाद क्या हुआ, अभी प्रेजेंट में क्या इसकी स्थिति है CO2 की 0.0379%। तो अब आप देखिए इतना ज़्यादा ये बढ़ गई है, इसकी वजह से क्या है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये मानव क्या हुआ, विनाशक। अब ये क्या है, उद्योग धंधों को लगा रहा है, प्रौद्योगिकी मानव है ना, तो उद्योग धंधों को लगा रहा है हर जगह पे। अब ये क्या कर रहा है कि कारें चला रहा है, हेलीकॉप्टर चला रहा है, वायुयान चला रहा है, तो विभिन्न परतों को भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये प्रौद्योगिकी मानव जो क्या है, ये प्रदूषण को जन्म दे रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, अब क्या है, जब ये मानव आया तो इस मानव ने क्या किया, बहुत सारा प्रभाव डाला। क्या किया, प्रभाव डाला। प्रभाव कैसे हो गए, प्रत्यक्ष प्रभाव हो गया, प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। दूसरा क्या किया, अप्रत्यक्ष प्रभाव डाला। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव जो है पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है या प्रभाव डालता है, तो प्रत्यक्ष भी डालता है और अप्रत्यक्ष भी डालता है। जब ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या, जैसे अभी एरोप्लेन चला रहा है और अगर वायु ऊपर कहीं क्रैश हो गया तो क्या किया, वायुमंडलीय परतों को नुकसान पहुंचाया। क्या हुआ, वायुमंडलीय परतों को नुकसान पहुंचाया। ऐसे ही क्या है, जब ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा था पर्यावरण को, तो बहुत सारी घटनाएं घटित हो गई। तो घटनाएं हो गई, बहुत सारी घटनाएं घटित हो गई। अगर उन घटनाओं को देखें जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पहला क्या है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस घटना। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस घटना हुई, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया। इससे क्या हुआ, बहुत से लोग मारे गए, जिसका केस आज भी पेंडिंग है, चल रहा है। ये USA की कंपनी थी। दूसरा क्या हुआ, दूसरा अगर देखें तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी, जो कि प्रत्यक्ष ही है। परमाणु दुर्घटना हुई, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई। ये हुई 1986। ये कहाँ हुई, यूक्रेन में हो गई। इससे भी बहुत सारे लोग मारे गए। फिर तीसरी घटना हुई USA के पेंसिल्वानिया में। पेंसिल्वानिया में 1979 में। ये भी प्रत्यक्ष घटनाएं हो रही हैं। दूसरा क्या है, चौथा अगर बात की जाए तो क्या होता है, चौथे में क्या हुआ कि पेड़ों का कटान कर रहा है, पेड़ों का कटान कर रहा है। आपने सुना होगा, PCS में भी कई बार आया है और सीटेट में भी कई बार आया है कि जब पेड़ों के कटान से कौन सी घटना होती है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। तो पेड़ों के कटान से, पेड़ों के काटने से क्या हो जाती है, अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, पेड़ों के कटान से क्या हो जाता है, अवनालिका अपर्दन। और ये सर्वाधिक कहाँ होता है, मालवा के पठार में। मालवा का पठार, अगर भारत में बात की जाए सबसे अधिक कहाँ होता है, मालवा के पठार में। और अगर पूछ लिया जाता है कि नदी कौन सी है, तो चंबल नदी, जहाँ पे क्या होता है, अवनालिका अपर्दन होता है। तो ये सारे क्या है, प्रत्यक्ष प्रभाव हैं, प्रत्यक्ष
तरीके से क्या होता है, ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं या प्रभाव डालते हैं। तो इसको रिकॉल करते हैं कि पर्यावरण का मानवीय संबंध क्या है। पहला क्या, जब व्यक्ति ने जन्म, शुरुआत में जबकि मानव का उद्भव हुआ था तब क्या था, वो उसका कारकीय संबंध था, जिसमें वो जन्म लेता था, वृद्धि करता था, पोषण कर लेता था, मतलब खाता पीता था और मर जाता था, कोई विशेष प्रभाव पर्यावरण पे नहीं डालता था। उसके बाद क्या हुआ, वो पशुपालन करने लगा, पशुचारण करने लगा, जिससे क्या हुआ, वो एक रूपांतरीय मानव बन गया, रूपांतरण करने लगा पर्यावरण में, लेकिन कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल रहा था। यहाँ तक कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल रहा था। कृषि किया तो कुछ बदलाव करने लगा, जब वो कृषि किया तो क्या किया, कुछ बदलाव करने लगा, अब थोड़ा सा प्रभाव डाल रहा है। फिर क्या किया, प्रौद्योगिकी मानव बन गया। क्या बन गया, प्रौद्योगिकी मानव, जिसको विनाशक मानव के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, 1860 में औद्योगिक क्रांति हो गई। कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। अगर इसी क्रम में देखें कि इस क्रांति के बाद जो प्रौद्योगिकी मानव बना तो हुआ क्या कि CO2 जो थी वो 0.0290 ppm थी, जो कि अब कितनी हो गई, 0.0379 ppm हो गई। अब अगर बात की जाए कि मानव जो है प्रभावित करता है तो कितने तरीके से प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष में क्या है, प्रत्यक्ष में कुछ घटनाएं हो गई। प्रत्यक्ष कैसे क्या है कि बहुत सारे विस्फोट किए जा रहे हैं, परमाणु परीक्षण करे जा रहे हैं, ये सारे प्रत्यक्ष हैं। अब गाड़ी चला रहा है अगर आदमी तो वो पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष चीजें हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 3 दिसंबर 1984 को एक घटना हुई जो कि बहुत बार एग्जाम में आई है, कम से कम अगर आप देखें तो 4-5 एग्जाम में आई है ये घटना। भोपाल गैस घटना जो हुई थी, इसमें क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो थी उसका रिसाव हो गया था, बहुत से लोग मारे गए थे। और दूसरी का चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, ये कहाँ हुई थी, यूक्रेन में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और USA के पेंसिल्वानिया में एक घटना हुई थी, परमाणु घटना हुई 1979 में। और चौथी घटना अगर आप देखें तो ये तो बहुत ही बार आता है एग्जाम में, वो क्या है, पेड़ों के काटने से अवनालिका अपर्दन होता है। पूछ लिया जाता है अवनालिका अपर्दन किससे होता है, तो वो पेड़ों के काटने से होता है। और ये सर्वाधिक कहाँ होता है, मालवा के पठार में होता है। और नदी की बात की जाए तो चंबल नदी में होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक ले लिया होगा। इसी क्रम में मानव ने बहुत सारा अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाते लगाते उसने कई सारी धारणाएं विकसित कर दी, कई सारी अवधारणाएं विकसित कर दी कि पर्यावरण ऐसा है, पर्यावरण वैसा है। तो इसी क्रम में 3 धारणाएं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो वो 3 धारणाएं कौन सी हैं, देख लीजिए। पर्यावरणीय धारणाएं, पर्यावरणीय धारणाएं, तो 3 धारणाएं, कितनी हैं, 3। और पहली बात की जाए तो कौन सी धारणा है, नियतिवाद। नियतिवाद, नियतिवाद की धारणा। नियतिवाद की धारणा, इसके प्रतिपादक जो थे वो कौन थे, हम्बोल्ट व रीटर। हम्बोल्ट व रीटर, इसी को बोला जाता है निश्चयवाद, निश्चयवादी अवधारणा। इसमें क्या है, निश्चयवादी अवधारणा, इसमें क्या है, इन लोगों ने माना कि जो मानव है वो क्या है, प्रकृति की ही देन है, मानव प्रकृति में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। तो नियतिवाद में यही बात की गई कि जो मानव है वो प्रकृति का अंग है और वो प्रकृति में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। पहली कौन सी हो गई, नियतिवाद की अवधारणा। दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी हो गई संभववाद, संभववाद की घटना, संभववाद, संभववाद की अवधारणा। इसके प्रतिपादक थे ब्लाडी-ब्लास, ब्लाडी-ब्लास, ये इसके प्रतिपादक थे। इन्होंने कहा कि प्रकृति में हम क्या कर सकते हैं, बदलाव
कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि प्रकृति जो है उसमें संभव है कि कुछ बदलाव किया जा सकता है, अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहें वैसा बदलाव कर सकते हैं। इस विचारधारा का भी खंडन हो गया धीरे धीरे। पहले इसका खंडन हुआ, अब क्या है, इसका खंडन हुआ। तो एक नई विचारधारा आई, एक नई विचारधारा आई, और ये विचारधारा क्या थी? नवनियतिवाद। नवनियतिवाद अवधारणा। इसमें क्या बताया गया? नवनियतिवाद अवधारणा में यह बताया गया कि इसके प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ। इसके प्रतिपादक थे ग्रिफिथ। तो इन्होंने बताया कि नहीं, इसी के अंतर्गत क्या आता है? धारणी विकास जो आता है इसी के अंतर्गत आता है। इन्होंने बताया कि नहीं, पर्यावरण में आप उतना ही बदलाव कर सकते हैं जितना आप पर्यावरण को दे सकते हैं। पर्यावरण में आप उतना ही बदलाव कर सकते हैं जितना कि आप पर्यावरण को दे सकते हैं। मतलब आप एक पेड़ काटिए तो एक लगाइए, अभी एक पेड़ काटिए तो एक लगाइए। तो ये तीन विचारधाराएं हैं। पूछा जाता है कि नियतिवाद से क्या समझते हैं आप? तो नियतिवाद के लिए ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आप मानव जो है वो क्या है? प्रकृति की ही देन है। इसमें क्या है? संभववाद में कि बदलाव कर सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि जितना आप लेते हो पर्यावरण से उतना उसको दीजिए भी, जितना आप पर्यावरण से ले रहे हो उतना उसको दीजिए भी। तो ये सारी चीज़ें सामने आई किसके अंतर्गत? पर्यावरणीय धारणाएं के अंतर्गत। अब इतना सब कुछ जब दुनिया में हो गया, इतना सब कुछ हुआ, तो अब जरूरत पड़ी कि इसका संरक्षण किस तरीके से किया जाए। इसी के अंतर्गत नवनियतिवाद अवधारणा जो कि अभी भी चल रही है, इसी के अंतर्गत क्या किया गया कि अब पर्यावरण क्या क्या है कि संरक्षण किस तरीके से किया जाए। तो विशेष ध्यान किस पे चला गया? संरक्षण पर। बहुत सारे कार्यक्रम लाए गए। तो इसी क्रम में जो पहली बैठक हुई वो कहाँ होगी? पहले हम देखते हैं इसको विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर अगर विश्व स्तर पर बात की जाए तो पहली बैठक हुई 1972 स्टॉकहोम। ये कहाँ है? स्वीडन। ये कहाँ है? स्वीडन में। तो पहली बैठक कहाँ हुई? 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में हुई। इसी के कुछ दिन बाद 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। और इसी के कुछ दिन के बाद क्या हुआ? 1987 में एक व्यक्ति थे ब्रेटलैंड। इन्होंने एक शब्द लाए धारणी विकास। जिस धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, धारणी विकास एक शब्द लाया, धारणी विकास, जिसको सर्वप्रथम IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्लाइमेट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर। तो ये इसका क्या है? फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने सर्वप्रथम क्या किया? एक लेख दिया, पर्यावरण संरक्षण नीति। पर्यावरण संरक्षण नीति, पर्यावरण संरक्षण नीति। इसमें इसने धारणी विकास की पहले बात की। तो सर्वप्रथम किसने बात करी? IUCN ने सर्वप्रथम बात करी कि पर्यावरण संरक्षण नीति में इसने क्या कहा कि धारणी विकास भी कोई चीज़ है। इसको 1987 में ही यूएनओ ने मान्यता दी। 1987 में यूएनओ ने मान्यता दी और ये क्या बन गया? धारणी विकास जो था वो क्या हो गया? सतत विकास। धारणी विकास जो है वो क्या हो गया? सतत विकास। धारणी विकास क्या हो गया? सतत विकास हो गया। ये है क्या धारणी विकास? धारणी विकास क्या है कि हम लोग विकास करें, कोई दिक्कत नहीं, विकास हम लोग करते रहें, लेकिन क्या करें कि जो भी हम विकास करें, जो भी संसाधन जो पर्यावरण में निहित हैं उनका उतना ही उपयोग करें कि जितना पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। पहला। दूसरा क्या है कि जो संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में है। संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में है और उनका उतना ही उपयोग करें, जिससे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी वो संसाधन मिलते रहें। तो ये क्या है? धारणी विकास है। उसके बाद में
1987 में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। इसमें ये कहाँ था, ये बैठक जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, कनाडा में। इसमें बताया गया कि ओजोन परत है उसमें क्या हो गया, छिद्र हो गया है। ओजोन परत जो है उसमें क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। अब क्या है, ओजोन परत में जब छिद्र हो गया है तो इसके लिए क्या हुआ, 16 सितंबर 1987 से ही ओजोन दिवस मनाने की बात की गई। ओजोन दिवस मनाने की बात की गई। कब, 16 सितंबर 1987। आगे, धारणी विकास को ध्यान में रखकर ही पहला पृथ्वी सम्मेलन किया गया। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। कौन सा, पहला पृथ्वी सम्मेलन। इसमें दो चीजें सामने निकल के आई। पहला UNFCCC, दूसरा क्या आया निकल के, कोप। क्या आया, कोप। कोप की जो पहली बैठक हुई, वो कहाँ हुई, 1995 में हुई, ब्राजील में ही। आगे, पृथ्वी या रियो +5 मतलब 1992 से +5 मतलब 1997 में जो बैठक हुई वो कहाँ हुई, न्यूयॉर्क में हुई। 1997 में जो बैठक हुई वो कहाँ हुई, न्यूयॉर्क में हुई। फिर +10 ये जोहान्सबर्ग में हुई। कहाँ हुई, जोहान्सबर्ग। ये है कहाँ, अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है। तो वहाँ पे स्थायी विकास की बात की गई। क्या बात करी गई, स्थायी विकास की बात करी गई। कहाँ, पृथ्वी, अगर बात की जाए रियो +10, इसी में जोड़ते रहते हैं कि रियो 10, रियो 11, रियो 12, रियो 20। तो रियो 20 जो है, रियो 20 2012 जोड़ दीजिए उसमें, तो क्या आ जाएगा 2012। तो इसमें क्या कहा गया, रियो 2012 में ये कहाँ हुई, ये फिर से ब्राजील में ही हुई। कहाँ हुई, ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में ही हुई। तो इसमें बताया गया कि आवर कॉमन फ्यूचर की बात करी गई। किसमें, रियो 20 में। ये कुछ बैठकें हुई, इसके अलावा भी बैठकें हुई। इसके अलावा जो बैठक हुई वो COP+21 के नाम से जानी जाती है। COP+21 के नाम से जानी जाती है, पेरिस में हुई। इसको जानते हैं क्या, जलवायु समझौता, जिससे आजकल USA अलग हो गया है। तो इसको अगर हम रिकॉल करें तो पर्यावरणीय धारणाएं जो कि 3 हैं, नियतिवाद, हम्बोल्ट-मॉरिटर, संभववाद, ब्लाडी-ब्लास और नवनियतिवाद, ग्रिफिथ। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ
बैठकें हुई। पहली बैठक 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में हुई। दूसरी बैठक 5 जून 1973 इसी बैठक के अंतर्गत हुई थी, जब से क्या मनाया गया, पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा, विश्व पर्यावरण दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था। 1987 में ब्रेटलैंड एक व्यक्ति थे जिन्होंने धारणीय विकास की बात की। अगर पूछा जाए कि धारणीय विकास की बात किसने की तो कौन होंगे, ब्रेटलैंड। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके अंतर्गत क्या है कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। क्या हो गया है, ओजोन परत में छिद्र हो गया है, जहां इसकी बैठक कनाडा में हुई। तभी से 16 सितंबर 1987 में हुई थी, तभी से ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। और उसके धारणीय विकास के अंतर्गत ही 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ। बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन पहला कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। उसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई और कोप की स्थापना की गई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसकी पहली बैठक 1995 में हुई। और इसी के अंतर्गत +5 मतलब रियो में +5 जोड़ देंगे तो 1997 में न्यूयॉर्क में बैठक हुई। फिर +10 जिसमें जोहान्सबर्ग में बैठक हुई, जिसमें क्या बात की गई, स्थायी विकास जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास, उसकी बात की गई। और ब्राज़ील जो कि +20 2012 में हुई, जिसमें बात की गई अवर कॉमन फ्यूचर। अगली जो बैठक हुई थी 2015 में, कब हुई, COP 21 2015 में, जिसमें क्या जलवायु समझौता हुआ था, जिससे USA अलग हो गया। एक और बैठक है, चूंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे तो यहीं पे लिख देते हैं, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जापान में है, आपको याद होगा कहाँ है, जापान में है। तो ये जापान में हुई और जिससे कनाडा अलग हो गया। जिससे क्या हुआ है, कनाडा अलग हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिएगा, ले लिया होगा आपने अभी। अभी हम लोगों ने जो पर्यावरण संरक्षण है उसको विश्व स्तर पर देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण को भारत के स्तर पे क्या, चलिए भारत के स्तर पर अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे कि भारत के स्तर पर क्या सुधार हुए हैं, भारत के स्तर पर क्या काम किया गया है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए ICS परिवार के साथ।